Good morning. My name is Jeet Verma, and today we will be solving the first internal. Let's start. So we have the first question. Given three more commonly used statistical measure for characterizing dispersion in student feedback data, example variation in teaching quality score, lab facility rating, or peer pressure effectiveness. Discuss how these measures can be computed efficiently in large student database. Okay. So how can we actually most three common statistical measures we can take. First one is range. What is the formula of range? Max minus min. तो ये फॉर्मूला होता है इसका रेंज का. इंटर क्वांटाइल रेंज. अब इंटर क्वांटाइल रेंज क्या होता है? इंटर क्वांटाइल रेंज का फॉर्मूला ये रहा n+1/4 3n+1/4. तो यहाँ से हमारी वैल्यू 16 निकल गई. ओके. और सैम्पल स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला ये. और हम ये वाला डेटा यूज करेंगे तो इफ वी कैलकुलेटेड वी गॉट 7.487. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको डेटा दिया हुआ है और क्वेश्चन की पूछे हुए हैं. मीन मीडियन मोड क्या होता है, बायोमोडल क्या है, मिड रेंज निकालो, बॉक्स प्लॉट, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन. लेट्स जस्ट स्टार्ट एंड डूइंग देम वन बाय वन. फर्स्ट वी हैव द मीन. हमने मीन का फॉर्मूला लगाया, डेटाबेस में एवरेज निकाला, एन से डिवाइड किया और हमारे पास वैल्यू आ गई. मीडियन मतलब जो मिडिल पोजीशन है उसकी. तो हमने n+1 वाला फॉर्मूला लगाया है. टोटल 27, मतलब n इक्वल्स 27 था और नंबर ऑफ एलिमेंट्स है तो हमने n+1 वाला फॉर्मूला लगाया. ओके. सो नाउ वी हैव 14th वैल्यू. हमको 14th वैल्यू मिल गई जो हमारी मीडियन थी. अब मोड जो सबसे ज़्यादा बार आया है 25 4 बार आया है तो वो मोड है और वो यूनी मॉडल है. ठीक है. अब मीडियन कैसे निकालेंगे? मैक्सिमम ऑफ डेटा प्लस मिनिमम ऑफ डेटा बाई 2. राइट. Q1 Q2 हमने फर्स्ट में देख लिया था फॉर्मूला n+1/4. Q3 का 3n+1/4 और उसको माइनस कर दो. ये Q1 Q2 निकालना है, उसमें इंटर क्वांटिटी रेंज में माइनस करते हैं. ओके. तीनों की समरी दे दी. फिर बॉक्स प्लॉट में जो चीज़ें निकालनी की होती है Q3 प्लस दिस. अपर फेंस निकाला, लोअर फेंस निकाला, फिर हमने सब्सटीट्यूट किया वैल्यू को, हमारे पास वैल्यू निकल गई विस्कर्स की, नॉन आउटलायर की और मैक्स आउटलायर की. तो हम इसके हेल्प से हम जो बॉक्स प्लॉट है वो हम प्लॉट कर सकते हैं. उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन नंबर 3 का हमको डेटा दिया हुआ है, हमको मीडियन निकालना है. तो ये मीडियन का फॉर्मूला होता है, हमने उसको रखा और निकाला तो हमारे पास फॉर्मूला आया, मीडियन आया 34.96. ठीक है. अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन वो भी सेम ही है बिल्कुल. तो इसमें मीन मीडियन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है और परसेंट और प्रोडक्टिविटी का भी निकालना है. एज का और प्रोडक्टिविटी दोनों का निकालना है अलग अलग करके. ठीक है. तो हम पहले एज का मीन निकालेंगे. हमने मीन का फॉर्मूला लगाया, वो सारी चीज़ें की तो मीन निकल गया. फिर हमने मीडियन निकाला. अब मीडियन कैसे निकाला? ये इवन नंबर थी, एन इवन नंबर में था तो हमने फिर दो वैल्यू ली 9 और 10, उनका एवरेज निकाला फिर वो हमारी मीडियन बन गई. अब स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला लगाया, उसके अंदर सारी वैल्यूज रखी तो हमारे पास 9.26 वैल्यू आ गई. अब सेम प्रोसेस हम प्रोडक्टिविटी वाले डेटा के साथ करेंगे. तो वही हमने प्रोडक्टिविटी का मीन निकाला जो निकला 50.22. फिर हमने प्रोडक्टिविटी का मीडियन निकाला जो 54 निकला. प्रोडक्टिविटी का हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला जो 11.18 निकला. ठीक है. फिर बॉक्स प्लॉट में हमने Q1 बाई Q3 तो मतलब डिफाइन कर दिया था. बॉक्स प्लॉट में कुछ नहीं, उसमें क्या है फॉर्मूला यूज करना, IQR रूल लगाना. हमने बॉक्स प्लॉट नहीं किया है पर बाकी सारी इन्फॉर्मेशन हमने लिख दी है उसकी. और स्कैटर क्यू प्लॉट, इसका आंसर क्या है? यूजेस प्लॉट चार्ज टू इंस्पेक्ट द लीनियर एंड नॉर्मिलिटी. तो ये इसका आंसर है. प्लॉट का जो ऊपर यहाँ पे जो पूछा था उन्होंने, प्लॉट टू स्टडी रिलेशनशिप. मेरा यूज प्लॉटेड चार्ट टू इंस्पेक्ट लीनियरिटी नॉर्मलिटी. जब हम चार्ट बनाएंगे तो हम लीनियरिटी और नॉर्मलिटी की तरफ देखेंगे, उससे हम डिसीजन ले सकते हैं. ठीक है. अब हम आ गए सेक्शन बी पे, क्वेश्चन नंबर 5 पे. तो अब ये क्या क्वेश्चन है हम पढ़ते हैं इसको. ब्रीफली briefly outline how compute dissimilarity between student feedback profile, describe nominal attribute, asymmetric binary attribute, numerical attribute, and term frequency attribute. That looks a little different, but वो formula actually mismatch by number of attributes है. mismatch by number of attributes. और इसका जो आंसर वो सिंपल मैचिंग कोफिशिएंट है. और जो
ऊपर जो एसिमेट्रिक बाइनरी, इसको जैकार्ड भी बोलते हैं, इसका फॉर्मूला है D+1 माइनस ए बाय ए प्लस बी प्लस सी। सब्स्टिट्यूट है, उसका आंसर जैकार्ड डिसिमिलैरिटी। और वी हैव थर्ड न्यूमेरिक, और हमने यूक्लिड डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाया नॉर्मलाइजेशन के बाद वाला, उसका आंसर है यूक्लिड स्लैश मैनहट्टन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। फिर हमने टर्म फ्रीक्वेंसी निकाली है, हमने कॉस सिमिलैरिटी से हमने डिसिमिलैरिटी निकाली, तो फिर हमने टर्म फ्रीक्वेंसी निकाली विद द आइडिया ऑफ रिकमेंडेड, यहाँ पे लिखा है। ओके, उसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें हमको मल्टीपल डिस्टेंसेस निकालने थे, उसकी यूक्लिड, मैनहट्टन, मिनकाउस्की, सुपरमैन डिस्टेंस। सो हमने कुछ नहीं किया, यूक्लिड का फॉर्मूला लगाया हमको, और हमको क्वेश्चन ये था कि हमको दो सेट दिए हुए थे स्टूडेंट फैकल्टी इंटरेक्शन प्रोफाइल के। तो उन दो सेट को यूज करके हमने क्या किया, डिस्टेंस निकाला उनके बीच का। तो यूक्लिड निकला 6.7082, मैनहट्टन 11 निकला फॉर्मूला लगाने के बाद। मैनहट्टन का फॉर्मूला होता है D1 इक्वल समेशन ऑफ एक्स आई माइनस वाई आई। मिनकाउस्की जो हमने P3 ले रहे हैं, अगर P2 लेते तो यूक्लिड ही बन जाता है, P1 लेते तो मैनहट्टन बन जाता है। अगर हम P3 की वैल्यू लेके सॉल्व करते हैं तो उसका आंसर 6.1520 आता है। और सुप्रीमम तो अगर अपन निकालें तो वो मैक्स फंक्शन लगाते हैं हम, हमने मैक्स फंक्शन लगाया उसमें, तो फिर हमको मिला 6, तो सुप्रीमम 6 आ गया। अब सेवंथ क्वेश्चन है, मीडियन स्कोर इज ऑफन की होलिस्टिक इंडिकेटर व्हेन डीलिंग विद मैसिव स्टूडेंट फीडबैक डेटासेट, purpose methods and median approximation analyze their complexity and suggest heuristic to balance accuracy versus efficiency. Median is a robust outlier, making it is very important in a feedback of analytics. एनालिटिक्स फीडबैक में मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट when the data set are extremely large, जब डेटा सेट बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं तो सॉर्टिंग एक्सपेंसिव हो जाती है, तो मीडियन के लिए हमको सॉर्ट करना पड़ता है। तो हम क्या क्या दूसरी इफेक्टिवली मेथड हम यूज़ कर सकते हैं, हम उसकी जगह यूज़ कर सकते हैं सैम्पलिंग बेस्ड मीडियन। टेक अ रैंडम सैंपल ऑफ 1%, और हम रैंडम सैंपल ले सकते हैं 1% ऑफ डेटा को, फिर उसका हम डेटा सेट निकाल दें। पर ये इतना एक्यूरेट हो नहीं पाएगा, तो हम दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, हिस्टोग्राम एंड बाइंडिंग। डिवाइडिंग रेंज इनटू बाइंड्स, ये अच्छा है, इसमें हम जो रेंज है उनको बाइंड्स में डिवाइड करके फिर उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल के इंटरपोलेट मीडियन इनसाइड बिन, वहाँ पे बिन निकाल मीडियन निकाल सकते हैं। फिर स्ट्रीमिंग क्वांटाइल एल्गोरिदम्स, ये कुछ एल्गोरिदम होती है जो इसी के लिए होती है, जो स्मॉल मेंटेन स्मॉल समरी स्ट्रक्चर इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग फुल डेटा। ओके, एग्जांपल ग्रीनवॉर्ड, खन्ना, टी डाइजेस्ट, पी स्क्वायर एल्गोरिदम। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 8, consider student faculty similarity, a sample data set of two attributes, faculty responsiveness, infrastructure support। तो हमारे पास a और 2 डेटा सेट है, और हमारे पास एक फीडबैक क्यूरी भी है जो कि है x, जो कि हमारी वैल्यू है। तो हमको a1 और a2 एक दूसरे को कंपेयर करना है, तो हम यूक्लिड डिस्टेंस निकालेंगे। तो जो हमारी x वैल्यू है वो एक्चुअली क्लोजर है a1 से एज कम्पेयर टू a2। जो a2 है वो मैनहट्टन डिस्टेंस में पास में है उस वैल्यू के, और जो सुप्रीमम है उसमें भी a2 पास में है। ओके, हम कोसाइन की बात करते हैं, दोनों अप्रोक्सीमेटली बराबर ही होते हैं, पर a1 थोड़ा पास में है। और जब यूनिट नॉर्मलाइजेशन प्लस यूक्लिड की बात करते हैं, तो फिर भी मतलब थोड़ा सा डिस्टेंस चेंज होता है नॉर्मलाइजेशन के बाद में, पर फिर भी a1 पास में ही रहता है उस x पॉइंट के, तुमको ऊपर गिवन था। अब हम आ गए क्वेश्चन नंबर 9 पे, स्टूडेंट फैकल्टी फीडबैक डेटा में सफर फ्रॉम इशू लाइक एक्यूरेसी, completeness, consistency. Discuss each issue in this context. Propose two dimension of data quality relevant to learning analytics. Data quality ensure trustworthy feedback analysis. A common problem faced in student faculty dataset is accuracy. Values must be correct. Feedback is 120 out of 100, or attendance is 110%, which is inaccurate. It should not happen. Okay, and completeness, missing rating, unfilled form, and empty comments. Okay, this is also makes hard to understand. It's not a good quality of data also. So what can we do to make change?
Third, consistency. Same student record multiple time different ID in consistent format. एक ही स्टूडेंट जो डिफरेंट आईडी से बार बार इन कर रहा है, डेटाबेस खराब कर रहा है। यहाँ पे फीडबैक ऐसा आया था कि 120 आउट ऑफ 100 आ गया, या फिर मिसिंग रेटिंग या अनफिल्ड फॉर्म पढ़े, तो ये इनकम्प्लीट डेटा हुआ ना, इट्स नॉट। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक टाइमलीनेस डायमेंशन ला सकते हैं जो रेलेवेंट होगा इससे, इस स्टूडेंट फैकल्टी फीडबैक डेटा से। डेटा शुड बी रिसेंट, जिसमें डेटा रिसेंट ही होगा, और वैलिडिटी भी एक ला सकते हैं हम, रेलेवेंट डायमेंशन, जो सिर्फ करेक्ट डेटा टाइप और करेक्ट फॉर्मेट में ही कोई चीज लेगा। आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10 पे। हैंडलिंग मिसिंग स्टूडेंट feedback values. Discuss approaches as ignoring tuple, filling manually, filling with constant, mean, median, mode, imputation, class specific imputation, and most probable value methods. So the missing feedback entries affect average. Of course, अगर कोई मिसिंग वैल्यू होगी और हम उसका एवरेज निकालेंगे, ये प्रिडिक्ट करेंगे, क्लस्टरिंग कुछ भी करेंगे, तो वो इनएक्यूरेटी मिलेगा अपने को वो चीज़। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, जैसे अगर इग्नोर टपल्स आया, तो हम एक स्मॉल पोर्शन मिस कर सकते हैं उसका। अगर हम मैनुअल फिलिंग भी कर सकते हैं उस मिसिंग डेटा की, हम कांस्टेंट फिलिंग भी कर सकते हैं, जैसे कि हम जीरो या अननोन से रिप्लेस कर दें उसको। अगर वो डेटा नहीं है वहाँ पे, तो हम उसको जीरो या अननोन से रिप्लेस कर दें। मीन मीडियन मोड इम्प्यूटेशन, ये हमने पढ़ा था उसमें आगे वाले चैप्टर्स में, हम आगे भी पढ़ेंगे इनको। इम्प्यूटेशन जिसमें हम मिसिंग वैल्यू हैंडल करते हैं, इसमें हम डेटाबेस ड्रॉप कर देते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल हमको मीन मीडियन मोड इम्प्यूटेशन का लिखा है, यहाँ पे हम मीन मीडियन मोड वैल्यू निकाल के हम वहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं। क्लास स्पेसिफिक इम्प्यूटेशन, जैसे अगर कोई कंप्यूट मीन मीडियन मोड फ्रॉम स्पेसिफिक ग्रुप, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मॉडल बेस्ड, हम मॉडल बेस्ड भी वो वैल्यू डाल सकते हैं, मिसिंग है, मिसिंग वाली। Consider the feedback rating same as the question 2. So we have a data set from question 2. Smooth rating user bin with the bin depth 3 illustrate steps. Okay, so we have this numerical again. First bin example, we have this x1 plus x2 plus x3 by 3. That's the formula, हम तीन bin में convert करना है। तो हमारी जो फर्स्ट थ्री वैल्यू आई वो 10.33 आई। फिर आउटलायर डिटेक्शन, हम आउटलायर के डिटेक्ट करें, हम इस फॉर्मूले से आउटलायर डिटेक्शन करेंगे। तो हमको क्या मिला कि जो z स्कोर है वो बड़ा है 3 से। ओके, और अदर स्मूथिंग, मूविंग एवरेजेस, एलओएस, कर्नल स्मूथिंग, ये चीज़ें हम कर सकते हैं। ओके, हम अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। इन डेटा इंटीग्रेशन फॉर एमसीए एमटेक एनालिटिक्स डिस्कस स्कीमा इंटीग्रेशन, हैंडलिंग रिडंडेंट डेटा डुप्लीकेट्स एंड रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट इन वैल्यूज। स्टूडेंट एनालिटिक्स often combine data from multiple sources, ERP, LMS, Google Forms, and integration ensure single clean data set. Key challenges we face during this is first schema integration. Different system may use different names. अगर हमको अगर स्कीमा इंटीग्रेशन करना है कोई नया, तो उसमें फिर वो डिफरेंट नेम भी यूज करा सकते हैं। रोल नंबर वर्सेस स्टूडेंट आईडी, कोई रोल नंबर यूज कर रहा है, कोई स्टूडेंट आईडी यूज कर रहा है। डेटा रिडंडेंसी क्रिएट हो सकती है, ठीक है। जो डुप्लीकेट एंट्री मस्ट बी रिमूव्ड यूजिंग मैचिंग रूल, डुप्लीकेट एंट्री भी रिमूव होनी चाहिए। अब वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट, टू सोर्सेस में गिव डिफरेंट वैल्यू, जो दो सोर्स है वो अलग वैल्यू दे सकते हैं, तो हम इसको रिजॉल्व कर सकते हैं किससे, ट्रस्ट स्कोर से, लेटेस्ट टाइम स्टेप से, और मैच्योरिटी बोर्ड से। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 13। Discuss normalization method, min-max normalization, z-score normalization, z-score using mean, absolute deviation, and decimal scaling. The normalization required because the feedback scales vary. Algorithm like k-means, kn, and distance measure need values on comparable scales. ठीक है, नॉर्मलाइजेशन मतलब कि जब डेटा बहुत बड़ा नहीं हो उसको छोटा कर देते हैं, या फिर जैसे कि कोई डेटा सेंटीमीटर में, कोई मीटर में, तो सेंटीमीटर वालों को मीटर में करके फिर मॉडल में डाल दो। इस टाइप से काम करता है ये। तो हम इसके मेथड्स देख लेते हैं। जो मिन मैक्स मेथड बोला है, वो 0 से 1 के बीच में जो डेटा डालता है वो डालता है, उसका फॉर्मूला ये होता है। अब जेड्स को नॉर्मलाइजेशन भी
वन और जीरो की नहीं, इसमें वन और जीरो कुछ ही नहीं होता है, सेंटर जीरो होते हो स्टैंडर्ड डेविएशन वन तक आ सकता है इसमें, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला होता है। और मीन एब्सोल्यूट नॉर्मलाइजेशन, मीन एब्सोल्यूट डेविएशन नॉर्मलाइजेशन, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, अरे मीन एब्सोल्यूट डेविएशन नीचे में डेसिमल स्केलिंग, मूव डेसिमल पॉइंट ब्रिंगिंग वैल्यू इज स्मॉलर देन वन, तो इसका फॉर्मूला ये होता है x डैश इक्वल्स टू x बाय 10 पावर j. Now we have question number 14 where we have a data set 200, 300, 400 and 1000. Now we have to calculate min max z score डेसिमल में नॉर्मलाइजेशन, जो हमने ऊपर जो हम जस्ट फॉर्मूले देखे ना उनको हमको यूज में डालना है। तो ये फॉर्मूला ये रहा मिन मैक्स का, हमने उसको यूज में डाला, सारी वैल्यूज चेंज की इसकी तो वो ये बन गई। जेड स्कोर में चेंज की तो वो ये बन गई, जब जेड स्कोर का फॉर्मूला लगाया तो सारी वैल्यू चेंज की। जब डेसिमल स्केलिंग मतलब सब में डिवाइड बाय 1000 किया हमने तो हमको ये सारी वैल्यू मिली। और मैन नॉर्मलाइजेशन, यूज मैन नॉर्मलाइजेशन एज अबव फॉर्मूला, तो जो फॉर्मूला अबव है ये हमको यूज करना पड़ेगा, तो उसमें से निकल जाएगी, तो ये कठिन नहीं है। 15 using feedback rating dataset Q2. Normalized value 35 using a min max 0 to 1 range. Z score standard deviation is 12.94. Decimal scaling and discuss most appropriate. Apply formulas. Let's apply formulas. We applied formulas on here, here, here. Okay, we have to use question 2 dataset. Okay, we used it and we have Z score decimal scaling. And D, discuss most appropriate. Which method is most appropriate? It is min max bounded algorithm. Then Z score for algorithm using normality, assuming normality. अगर आप बाउंडेड एल्गोरिथम यूज कर रहे हो तो मिन मैक्स, अगर आप नॉर्मेलिटी वाली एल्गोरिथम यूज कर रहे हो तो जेड स्कोर। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 16 पे मूव करते हैं। शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी, ओके, आवाज चल रही है, ओके। Question number 16. Using age productivity data from question 4. Normalize both attribute. Using Z-score normalization, we compute Pearson correlation, coefficient and covariance. Comment on sign. Short theory. Z-score center and scale Pearson are measured on linear association. Okay, so we have Z normalization, we have formula, and we have substitute, use this mean, use standard deviation, this, and now normalized array per formula will be formed. Okay, and for Pearson R we have a formula, put it into value and we get the value which is 78.66. Now for question number 17, we have, suppose a student project evaluation scores 5, 10, 11, 13, 15, 35, 50, 55, 72, 92, 204 and 215. These are the data set and we have to find the equal frequency partition, equal width partition and clustering. For this formula, equal frequency, we have k equals to 3. So we convert it into 3 bin and 3 bins as above, like this. For equal width, we have k equals to 3. So for 215 minus 5 by 3, so we get 70. So we are going to separate into interval of 70. So we have this kind of intervals, and these are bin 1, bin 2 and bin 3 as above. And clustering is in its center we can cluster like low, mid and high. Low 5 to 15, mid 35 to 92 and high 204 to 215. That's how we can categorize in clustering. Use flowchart, summarize attribute selection technique, forward selection, backward elimination, hybrid method. Okay, so the answer is forward, start empty, add best feature iteratively. फिर मतलब फॉरवर्ड में आना है कि आप खाली आधा एम्प्टी चालू हो रहे हो, फिर उसमें बेस्ट फीचर ऐड करो। बैकवर्ड में क्या होता है, आप फुल चालू हो रहे हो फिर उसमें आप फीचर कम करते जाओ तो मतलब सिर्फ अच्छे अच्छे फीचर ही बचेंगे। और हाइब्रिड में फिल्टर देन रैपर, आप फिल्टर मेथड यूज करो देन रैपर मेथड यूज करो। ओके, अब हम गए क्वेश्चन नंबर 19 पे। स्टूडेंट कोलेब्रेशन डेटा सेट कंटेन्स, ये डेटा सेट है, कंस्ट्रक्ट कंटिजेंसी मैट्रिक्स। तो कंटिजेंसी मैट्रिक्स ए बी, ए वर्सेस बी बनाना है हमको, ए वर्सेस सी बनाना है और बी वर्सेस सी बनाना है। ओके, सो हमने P1 और N0 हमने इस हिसाब से बनाया है।
स्केल वेक्टर, तो हम जब बनाएंगे तो ये वैल्यू उनमें डलेगी, सेम ए वर्सेस सी में डलेगी और बी वर्सेस सी में डलेगी, सेम एज बी वर्सेस ए, काउंट एज अबव। ओके, तो हमने तीनों बना दिए। इनवेरिएंट डिसिमिलैरिटी, अपने को डिसिमिलैरिटी कैलकुलेट करनी है, तो हम ए बी के बीच में करेंगे, ए सी के बीच में करेंगे और बी सी के बीच में करेंगे। तो हम क्या देख रहे हैं, ए और बी के बीच में 0 है, पर ए सी और बी सी के बीच में 1 है। ठीक है, अब नॉन इनवेरिएंट डिसिमिलैरिटी निकालनी है अपने को, जिसका फॉर्मूला होता है ये। तो फिर हमने फॉर्मूला लगाया, फिर ए बी के बीच में 0 निकला, ए सी के बीच में 1 निकला, बी सी के बीच में भी 1 निकला। तो वर्स्ट और बेस्ट पेयर अपने हिसाब से कौन सी है, तो ए और बी होगी बेस्ट पेयर। मेरे हिसाब से तो बेस्ट पेयर वुड बी ए और बी, बिकॉज उसका 0 आ रहा है, डिसिमिलैरिटी, इनवेरिएंट डिसिमिलैरिटी भी 0 आई, उन दोनों की 0 0 आ रही है। और जो बेस्ट कवरेज, अब बेस्ट सिमिलरिटी की बात करें अगर हम, तो वो ए बी की है। अगर बेस्ट कवरेज की बात करें तो ए सी बी सी की, और वर्स्ट डिपेंड ऑन द मैट्रिक्स। लाइक ए सी और बी सी इज वर्स्ट फॉर सिमिलरिटी, अगर सिमिलरिटी मैट्रिक्स में देखें तो वो वर्स्ट है। इंक्लूड जेंडर इन कोड m इक्वल्स टू 1 एंड f इक्वल्स टू 0, रिकम्प्यूट m इक्वल्स टू 5। तो हम ये करेंगे, तो मिसमैच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, so 5, so if we divided them with 5, so what do we get, 0.20, 0.80, and if we compare a minus b, so it's 0.20, a minus c is 0.80 and b minus c is 1. Thank you.